लेंगे, वरना मेरी भी बेइज्जती होगी, लोग कहेंगे आता जाता कुछ नहीं। शुरू करें? सुनो, अगला एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल इसमें लिखना लेट सी स्टार, लेट सी स्टार be the group of non-zero complex number, be the group of non-zero complex number be the group of non-zero complex number under multiplication under multiplication and let capital H is equal to collection of those complex number whose modulus is equal to 1। ये रहा सी स्टार विद मल्टीप्लीकेशन, अबेलियन ग्रुप बनाता है, हम लोग ये बात जानते हैं। अभी उसका एक सब ग्रुप ले रहे हैं, सब ग्रुप में सिर्फ पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन से उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को उठा रहे हैं जिनका मॉडुलस कितना है, 1 है, यानी मॉड जेड इज इक्वल टू 1। इसको सेटिस्फाई करने वाले गिव अ ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस, गिव अ ज्योमेट्रिक descriptions of the cosets of H, cosets of कैपिटल H। तो ये जो सब ग्रुप है इसके कोसेट्स का आप एक ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस दीजिए। कुछ नहीं, ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शंस नहीं, जब तक कोसेट निकालोगे नहीं तब तक क्या ही डिस्क्रिप्शंस दोगे। तो पहले आपको कोसेट की बात करनी है, यानी ये उस सब ग्रुप को इकट्ठा किया है जिसमें केवल वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका मॉडुलस 1 है, तो उसके लिए कोसेट्स की चर्चा करनी है कि इसके कोसेट्स कैसे होंगे। चलो शुरुआत करते हैं, सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन सबसे पहले जैसा H दिया गया है उसी को लिख लो। लिखना सिंस कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, collection of non-zero complex number, yes complex number such that the mod of number is equal to 1, ठीक, and this is equal to, अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिखने में कैसा होगा, a प्लस आयोटा बी टाइप का, और a प्लस आयोटा बी टाइप का होगा, तो दिस इज द कलेक्शन ऑफ a प्लस आयोटा b सच दैट कैसा है कि मॉड ab इज इक्वल टू 1। लेकिन मॉड ab है कितना, मॉड ab है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नोट करो, सबसे पहले सब ग्रुप को ही सही सलामत डिजाइन करो। अच्छा, अब तुमको ना थोड़ा सा इस पे फील आना चाहिए, जैसे ये लिखा गया हो इसका फील, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या ये एक यूनिट सर्किल है जिसकी रेडियस 1 है और सेंटर 0 0? तो आप केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा करोगे जो एक यूनिट सर्किल पर लाई कर रहे हैं और उस सर्किल का सेंटर कौन है, 0 0 है। लिखना दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ कि ये बताता है कैपिटल H यानी आवर सब ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ, आवर सब ग्रुप इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स on a unit circle, on a unit circle centered at origin, centered at origin, centered at origin। अब चलो कोसेट को डिजाइन करें। कोसेट को डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में से जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का सिस्टम है उसमें से हम एक एलिमेंट स्मॉल a को चूज करते हैं और उसको H पर लेफ्ट या राइट साइड से ऑपरेट कराते हैं, चाहे लेफ्ट से कराओ चाहे राइट से। रीजन है पूरा सेट आपका कैसा है, अबेलियन ग्रुप है, तो जब अबेलियन ग्रुप है आपका तो लेफ्ट और राइट कोसेट आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। लिखना नाउ लेट स्मॉल a
be a non-zero complex number, then left coset ah is equal to collection of, करेगा क्या, ये सेट के सभी मेंबर पर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा दिस इज द कलेक्शन ऑफ a इंटू जेड सच दैट जेड बिलोंग टू कैपिटल एच, जेड हमारे सब ग्रुप का ही मेंबर होगा, ठीक, उस सब ग्रुप के मेंबर पर कौन ऑपरेट कर रहा है, ए ऑपरेट कर रहा है, जेड बिलोंग टू एच एंड, और इसके साथ ही साथ द ऑर्डर ऑफ, लेकिन ये बताओ जब सभी मेंबर पर ए ऑपरेट कर लेगा यानी ए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सबका मॉड चेंज होगा, तो अब यहां जो लोग आ रहे हैं उनके साथ बिहेव क्या हुआ, मॉड ऑफ ए जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ जेड, लेकिन मॉड जेड कितना है, 1 है, तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू मॉड ए, नोट कर लो। इसका मतलब ये हुआ दिस इंप्लाइज दैट द लेफ्ट कोसेट ए एच इज द कलेक्शन ऑफ ए जेड टाइप मेंबर्स सच दैट जेड बिलोंग टू कैपिटल एच एंड, इसको थोड़ा सिस्टमैटिक लिख देते हैं, मॉड ए जेड इज इक्वल टू मॉड ए, मॉड ए जेड इज इक्वल टू मॉड ए। अच्छा तुम अपने दिमाग से एक बात सोचो, जेड कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स, ठीक, उसमें ए का मल्टीप्लाई हुआ वो भी कैसा, कॉम्प्लेक्स, अब सारे रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, तो कुल मिला के जनरलाइज बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर और उसमें लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किसका हो रहा है, कॉम्प्लेक्स का, रिजल्ट कौन तैयार होगा, कॉम्प्लेक्स। आप शुरू कहां से किए थे वो सोचो, आप शुरू किए थे कैपिटल एस से, इसमें केवल वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे जिनका मॉड्यूलस कितना होगा, 1 होगा, लेकिन जब आपने कोसेट को डिजाइन किया तो पता चलता है कोसेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कलेक्शन होगा, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग टाइप के हैं, अगर हम इस पूरे ए जेड को कुछ मान लो, क्या मान लें, जेड डैश मान लें, अगर इस पूरे ए जेड को जेड डैश मान लें तो यहां पर सच दैट जेड डैश बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेट सी स्टार, आ तो रहा है ना ये, बिलोंग टू सी स्टार एंड द मॉड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉड ए, यही कहानी बन रही है कि नहीं, इसका मतलब हम इसी बात को यहां पर सिस्टमैटिक लिख दे रहे हैं, दैट इज our left coset AH is equal to collection of complex number Z dash belong to C star such that the mod of these complex number is equal to mod A, मतलब हम यहां पर सिर्फ उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को इकट्ठा करेंगे जिनका मॉड इस रिप्रेजेंटेटिव के मॉड के बराबर बैठेगा, तो सोचो अगर आप 2H करते हो तो आप केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को यहां पर भर सकते हो जिनका मॉड कितना आएगा, अगर आप 3H करते हो तो आप केवल उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर को भरोगे जिनका मॉड कितना आएगा, 3, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप 4+4 आयोटा H ये बनाते हो, भाई ए रिप्रेजेंटेटिव कुछ भी चुना जा सकता है, अगर आप ये बनाते हो तो सोचो आप उन कॉम्प्लेक्स नंबर को खींच करके ला रहे हो जिनका मॉड कितना आएगा, अंडर रूट 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, अंडर रूट 30, सहमत हो कि नहीं सहमत हो, क्या बंटवारा कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हो रहा है, लेकिन ये सोचो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड रिप्रेजेंटेटिव के मॉड के बराबर है, क्या वो भी एक सर्किल पर ही बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, सोच में पड़ गया, अच्छा रुको तुम लोग यहां तक लिखो तो बताते हैं, यहां तक लिखो बता रहे हैं,
गोल गोल प्याज काटे हो कभी? गोल गोल प्याज काटे हो? अभी देखना वैसी ज्योमेट्री बन करके आएगी इसकी। हाँ, सारे कोसेट वैसे ही कटेंगे जैसे सलाद के लिए गोल प्याज काटी जा रही हो। मिटा दें ऊपर का। सुनो, ये हुआ क्या? दिस इंप्लाइज दैट ए एच, लेफ्ट कोसेट ए एच इज इक्वल टू, ये बताओ जेड डैश लिखा गया है, लिया तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही जा रहा है, तो हम ऐसा पढ़ें कि लेफ्ट कोसेट ए एच इज द कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, बट ओनली दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाइड सर्किल विद रेडियस मॉड ए एंड सेंटर एट 0 0। तुम किसी सर्किल को, ये बताओ यहां पर तुमने अभी क्या लिखा था, मॉड जेड इज इक्वल टू कितना, 1, सर्किल को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? ये सर्किल कौन सी है जिसका सेंटर कौन है, ओरिजिन, और जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, यही तो लिखा था। तुम लिख दो मॉड जेड इज इक्वल टू बी। अब बताओ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा? भाई जिस दिन आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वाई स्क्वायर। भाई एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा बी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, और अंडर रूट हटाओगे दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये वो सर्किल है जिसकी रेडियस कितनी है, बी, और जिसका सेंटर कहां पर है, 0 0 पर। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज की तारीख में लिखा गया है ए एच इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ complex numbers lie on a circle जिसकी रेडियस कितनी कहोगे, मॉड ए, क्योंकि रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, हो सकता है ए नेगेटिव रहा हो, ठीक। तो जिसकी रेडियस लाई ऑन अ सर्किल विद रेडियस मॉड ए एंड सेंटर कहां पर होगा, सेंटर्ड एट ओरिजिन, एंड सेंटर्ड एट ओरिजिन, ठीक। ये मिला तुमको। अभी बताओ तुम खाली रिप्रेजेंटेटिव बदलते रहो, क्या आप डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव लोगे तो रेडियस सेम आ सकती है कि नहीं आ सकती? डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पर रेडियस सेम आ सकती है। भाई सिंपल सा देखो ना, एक रिप्रेजेंटेटिव 2 लो और अगला रिप्रेजेंटेटिव -2 लो, 2 का भी वही मॉड होगा जो कि -2 का होगा। 4 लो, -4 लो, आप कॉम्प्लेक्स की दुनिया में जाओ वहां भी ऐसा होगा। भाई आप एक आप ले लो कितना, 4, और आप एक ले लो 0 + 4 आयोटा, मतलब 4 आयोटा, दोनों का मॉड सेम आएगा? सोच करके जवाब दो, क्या 4 का और 4 आयोटा दोनों का मॉड सेम आएगा? पक्की बात है, ठीक। अच्छा, अगर आप 4 लो और -4 आयोटा लो तो मॉड कितना आएगा, सेम आएगा। तो इसका मतलब डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव पर आपके कोसेट कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। डिफरेंट भी आ सकते हैं, आप लो 3 + 2 आयोटा और आप लो 4 + 9 आयोटा, डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव डिफरेंट आपका आएगा। तो सोचो हो क्या रहा है, आप जब रिप्रेजेंटेटिव बदलोगे आपको क्या मिलेगा। ज्योमेट्रिकली आपने शुरुआत की है, ये आपका ये एच है, कितना गंदा बनाया है, गंदे बनेगा भैया, एक्सेप्ट कर लो, पिछली बार से थोड़ा सा सुधरा हुआ है बस। ये आपका एच है, ठीक, दिस इज कैपिटल एच। तो जब आपने रिप्रेजेंटेटिव चुना तो रिप्रेजेंटेटिव क्या कर रहा है, वो इसके लिए फिर से वापस एक आपको सर्किल दे रहा है, लेकिन उस सर्किल के लिए भी सेंटर कौन है, ओरिजिन, रेडियस बदल रही है। अगर आप इसी का मेंबर उठाते हो तो यही मिलेगा। तो यही हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े, इफ रिप्रेजेंटेटिव ए बिलोंग टू द सब ग्रुप देन कोसेट इज अगेन दैट सब ग्रुप। क्लियर हुआ? लेकिन अगर आप चेंज कर दिए तो सोचो क्या ये एक आपका कोसेट होगा कि नहीं होगा, क्या ये भी कोसेट होगा कि नहीं होगा। अच्छा, क्या ये सारे सर्किल अंदर ही रहेंगे या बाहर भी जा सकते हैं, अंदर ही रहेंगे या बाहर भी जा सकते हैं, बाहर भी। भाई आप कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव चुन लो जिसका मॉड क्या हो, क्योंकि आप पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन से रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो, उसका मॉड 1 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो तो ये वाला आ गया। तो ज्योमेट्रिकली आपको क्या मिल रहा है, ज्योमेट्रिकली ईच कोसेट इज अगेन अ सर्किल विद रेडियस मॉड ए, विद रेडियस मॉड ए एंड सेंट, या ये इन शॉर्ट को ना सब के सब कंसेंट्रिक सर्किल हैं,
विद डिफरेंट रेडियस में। क्लियर हुआ कि नहीं? तो एवरी कोसेट इज अ कंसेंट्रिक सर्किल विद एच, एच के साथ कंसेंट्रिक सर्किल है, ठीक, एंड हैविंग डिफरेंट और सेम रेडियस। क्लियर हुआ? इसी चीज को बोल दे रहे हैं, लिख लो। फिगर बनाना चाहो तो फिगर बाद में बना लेना, ठीक, अभी पहले लिख लो। बोले अच्छा ये लिखो, लिखो तो हम ही लिख दें यार। Thus the cosets are nothing. Thus the cosets are nothing. Cosets are nothing but concentric circles centered at origin, centered at origin, ठीक। अब आप फिगर बना लेना, कुछ एक आध दो सर्किल बना देना बस खाली। हाँ ये हो गया आपका कैपिटल एच, ठीक। तो कोई एक रिप्रेजेंटेटिव बोल दो, कितना इसका वो कितना आएगा मॉड, दो दूनी चार, चार चौक 16, 16 4 20, रूट में आ रहा है ना, तो रेडियस हाँ 2 + 2 8, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, चार चार 8 फाइव आयोटा कर, फाइव आयोटा कर देते हैं यार, 1 + 2 आयोटा, एक एक एक, दो दूनी चार, चार एक 5, √5 तुम लोग इंटीजर बनाने के चक्कर में इधर उधर करें, पाई आयोटा कर दे रहे हैं। मॉड कितना आएगा इसका? 5 आएगा, ठीक। अब इसका मतलब रेडियस आपकी कितनी गई? 5 गई, तो रेडियस 5 गई ना, तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। सब लोग अलग अलग चुने, आखिरकार वहीं फंसे आकर के। हाँ कहाँ गया? ये रहा। ये कौन है? ये आपका होगा 5 आयोटा एच, ये रहा, सही है। और सबका सर्किल यही होगा, ओ सॉरी सबका सेंटर यही होगा, कह रहे सबका सर्किल यही होगा। बस एक बना लेना तुम लोग, बस हम फालतू में बना रहे हैं, एक अंदर में हम बना दे रहे हैं। ये मेरा है 1/2 आयोटा एच, मैंने रिप्रेजेंटेटिव आयोटा बाई 2 चुना हुआ है, दोनों बार मैंने इमेजिनरी ही चुना हुआ है, तुम्हारा मन हो तो तुम रियल चुन लेना, वो तुम्हारे ऊपर है। अब कहीं से भी सर्किल नहीं लग रहा है, पंचर हुआ टायर। आया? क्या हुआ? अच्छा वो सिक्का रख के बना रहे हैं। कौन इतनी कसीदाकारी करता है? कौन जीता? रोक दें इनको हम तब तक, बहुत बनस लिखना। एग्जाम्पल फिर से, एग्जाम्पल लिखो। इफ n इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 1, इफ स्मॉल n is an integer greater than 1, greater than 1, and subgroup H is equal to nz, जनरलाइज कर रहे हैं, ठीक, जो पढ़े हुए हो उसी को जनरलाइज कर रहे हैं। इफ n is an integer greater than 1 and h is equal to nz, find the cosets
फाइंड द कोसेट्स ऑफ सबग्रुप H इन Z। आप H के कोसेट निकालिए Z में, फुल स्टॉप। फिर आगे कह रहा है हाउ मैनी distinct cosets of H, distinct cosets of H, of capital H are there in Z, क्वेश्चन मार्क। यहां कैपिटल H के टोटल कितने डिस्टिंक्ट कोसेट होंगे, किसमें, Z में। सबसे पहला काम करो, जो H दिया गया उसी को क्रिएट कर दो कि H आपका कौन है। सॉल्यूशन तेजी से इसमें लिखना, सॉल्यूशन क्लियरली, स्पष्टता, क्लियरली आवर सबग्रुप कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप। ये कौन है, NZ है ना, तो सारे n के मल्टीपल होंगे, यानी पहला तो 0 होगा, फिर प्लस माइनस n होगा, प्लस माइनस 2n होगा, इसके बाद प्लस माइनस 3n अप टू सो ऑन। ये आपका हो गया। कुछ गड़बड़ हुआ, 0 होगा, 0 सब ग्रुप है, उसकी एडिशन की आइडेंटिटी तो होगी, और 0 एक ऐसा नंबर है ना जो किसी का भी मल्टीपल बनने को तैयार रहता है। 0 इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ n, 0 टाइम्स n। क्लियर हुआ। अब लिखना, लिखो लेट माना। अब कोसेट किससे बनाओगे, कोसेट बनाओगे किसी रिप्रेजेंटेटिव से, और रिप्रेजेंटेटिव कहां से आएगा, आपके मेन ग्रुप से आएगा। तो चलो मेन ग्रुप जो Z है वहां से एक इंटीजर m चुन लेते हैं। लेट स्मॉल m बिलोंग टू आवर मेन ग्रुप Z। ठीक, अच्छा अगर ये ऐसा है तो अब डिवीजन, आपके पास दो इंटीजर हो गए, एक इंटीजर कौन है m और दूसरा इंटीजर कौन है n, सब ग्रुप के आगे लगा हुआ। और दो इंटीजर के बीच में हम डिवीजन एल्गोरिथम लगा सकते हैं। विभाज्यता का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप इंटीजर m में n से डिवाइड लगाओगे तो दो चीजें पैदा होंगी, एक कोसेंट और दूसरा कौन होगा, रिमाइंडर होगा। तो शुरुआत करो। सो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, सो बाय डिवीजन algorithm, so by division algorithm there exist, यहां मौजूद होगा q, r इंटीजर बिलोंग टू Z सच दैट, जो इस तरीके से होंगे कि m को आप क्या लिख सकते हो, m इज इक्वल टू q इंटू n प्लस कितना r, और r के बारे में कहानी क्या है कि r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन r इक्वल टू n माइनस 1 किए हैं। अगर हमको केवल और केवल ये चाहिए ना तो मुझे को ये करना पड़ेगा, हाँ या ना, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है वो भाग देने वाली संख्या से हमेशा कम होता है, बराबर भी नहीं होगा। ठीक, अब हम इसी m की वजह से रिप्रेजेंटेटिव मानकर, m को रिप्रेजेंटेटिव मान करके कोसेट तैयार करेंगे। लिखना 10, अतः mz कह रहे हैं mh कोसेट mh इज इक्वल टू, रख भैया m की वैल्यू कितनी आ रही है, m की वैल्यू आ रही है n इंटू क्यू, या फिर आप ऐसे करो r प्लस n इंटू क्यू और ऑपरेट कराओ किस पर, h पर, नोट कर लो। लेकिन अपने को एक बात पता है, ये जो nq है, ये जो nq है ये n का मल्टीपल है, n का मल्टीपल है तो इसका मतलब किसका मेंबर हुआ, h का मेंबर हुआ, h का मेंबर हुआ तो दिस बिलोंग टू द h, तो ऐसे में दिस इज इक्वल टू r प्लस h। यही इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, रीजन उसका है सिंस nq बिलोंग टू कैपिटल H, सो nq प्लस h इज नथिंग, इट इज अगेन h। क्यों मैंने प्लस लगाया है, क्योंकि आपके ग्रुप का ऑपरेशन कौन है, एडिशन का, तो पूरे पर लेफ्ट साइड से कौन ऐड होगा, nq ऐड होगा। क्लियर हुआ कि नहीं, ये बातें सबको समझ आ रही हैं। r प्लस nq एक इंटीजर है, उसको h पर ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो r प्लस nq है उसमें nq का पोर्शन जब जब h के मेंबर पर लेफ्ट साइड से ऐड होगा n का ही h का ही मेंबर प्रोड्यूस करेगा, तो इसका मतलब इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं है। nq प्लस h इज अगेन h, तो असर केवल दिखेगा तो किससे दिखेगा, r से दिखेगा। क्लियर हुआ, नोट कर लो। ठीक, बन गए कोसेट्स। सो distinct cosets are,
So distinct cosets are r plus h, where जहां पर r is less than r equal to n minus 1 greater than or equal to 0. ठीक, that is यहां पर लिख रहे हैं, that is cosets are required cosets are, बोलो भैया, पहला तो कौन हुआ, h हुआ, दूसरा कौन होगा 1 प्लस एच, तीसरा 2 प्लस एच, ठीक, फिर 3 प्लस एच, और इस तरीके से चलते चलते n माइनस 1 प्लस एच। कितने कोसेट हुए, टोटल n कोसेट्स। तो दोनों सवाल का जवाब हो गया, मैंने कोसेट्स भी डिजाइन कर दिया डिफरेंट वाले, और इनकी संख्या कितनी है वो भी बता दिया। तो अब अगर कल को तुमसे पूछे कोई कि कैपिटल एच आपका हो गया 2024 जेड, कैपिटल एच इज इक्वल टू 2024 जेड, तो आप कितने कोसेट तैयार कर लोगे, जवाब है 2024। ठीक, 2025 लगाएगा 2025 कोसेट तैयार होंगे। ऐसे एक सबसे सस्ता सवाल बताएं, सबसे सस्ता सवाल। हाँ, ये सब लिख लो तो बताएं, ऊपर वाला मिटा सकते हैं। लेट कैपिटल एच is a subgroup of z। लेट कैपिटल एच इज अ सबग्रुप ऑफ, कैपिटल एच जेड का कोई सबग्रुप है, ठीक है, या आप कहते हो जेड प्लस, बहुत क्लियर करना चाहो, कैपिटल एच इज अ सबग्रुप ऑफ जेड प्लस, ठीक, एंड कैपिटल ए इज एन 25 capital A and capital A is 25 by 2025 matrix with exactly 6 li columns, ठीक, number of cosets of capital H in Z is equal to rank of matrix capital A, then capital H is equal to question mark, पहला आपको दे देता है 7Z, दूसरा ऑप्शन आपको दे देता है 9Z, ठीक, तीसरा ऑप्शन आपको दे देता है 18Z, और चौथा आपको दे देता है 3Z। सवाल इत्मीनान से पढ़ लो, वीडियो रोक दो और मेरे को इसका जवाब बता दो। पकड़ पा गए मतलब तुम लोग, नन ऑफ दीज है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, छोड़ो, इसी को बना देते हैं ना, 6Z। क्लियर हुआ, हाँ या ना? तो क्या 6Z और 18Z अलग अलग हैं कि बराबर है? 6Z और 18Z बराबर हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। 18Z में कौन होगा, किसका, हाँ एग्जैक्टली, ठीक, तो ये सही ऑप्शन कितना है भाई, आप कह रहे हो 6 LI कॉलम है, तुम लोग जो लोग नहीं समझ पाए हैं, ठीक है, सुनो, कह रहे कैपिटल H सब ग्रुप है जेड प्लस का,
तो मेरे को पता है इसके जितने सब ग्रुप होंगे वो दिखने में एनजेड टाइप के होंगे, ठीक। और कह रहे कैपिटल ए 25 गुणे 2025 इतने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, लेकिन उसके पास केवल 6 एलआई कॉलम है। जितने एलआई कॉलम होते हैं उतनी ही आपके पास क्या होती है, रैंक होती है। तो इसका मतलब कैपिटल ए की रैंक कितनी हो गई, 6 हो गई। कह रहे हैं नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ एच इन जेड, कैपिटल एच के उतने ही कोसेट जेड में होंगे जितनी कैपिटल ए की रैंक है, यानी कितने होंगे, 6 होंगे। और जब 6 ही कोसेट होंगे तो कैपिटल एच किस फॉर्म में आकर के गिरेगा, अगर 7 जेड में गिरा तो 7 कोसेट आए, 9 जेड में गिरा तो इसके 9 कोसेट बनेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है किसमें गिरेगा, 6 जेड में गिरेगा। 3 जेड में केवल 3 कोसेट आएंगे। क्लियर हुआ? तो इस पर टिक कर दो। सवाल लिखना चाहो लिख लो, छोड़ना चाहो छोड़ दो, जैसे तुम्हारी मर्जी। याद रहे तो छोड़ दो। तुम लोगों का क्या सीन है, लिख रहे हो? अभी तुम लोगों में ऐसा नहीं करेंगे। जब उनको सीएसआई नेट वालों पढ़ा रहे थे ना, उनमें यही करते थे, उधर से रियल से कार्डिनलिटी उठा रहे थे, उधर से नल स्पेस के डायमेंशन उठाते थे, अब दोनों जोड़ करके बीच में अलजेब्रा का सवाल कर देते थे। वो सॉल्व करो तब जा करके उसका आंसर आएगा। तो उन लोगों को ये लगता था मतलब ये यहां से कैसे जुड़ रहा है। लेकिन हाँ ये चीज है, टाइम वो लोग खर्च कर रहे थे, उस खर्च करने का असर उनके ऊपर दिखाई भी दे रहा था। डेविड सीले लग रहा था, डेविड सीले में जैसे तुम लोगों में कह रहे हैं ना कि तुम लोग सवाल नहीं बना पा रहे, डेविड सीले में 50% बना रहे थे। हालांकि नेट के हिसाब से वो भी कम बना रहे थे, उनको और बनाने चाहिए, लेकिन 50% कोई बना रहा है पहली बार डेविड सीले का, तो वो पता चलता है। और थ्योरी जबरदस्त तरीके से जब आपकी तैयार होती है ना, तो आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हवा हवाई में लगा रहे होते हैं। वही ना, अब तुमको बता तो रहे हैं, हमने हर्स्टीन उठाई और मेरे को पता चल रहा है अभी भी कितनी कमियां मेरे अंदर बाकी हैं। तो जब आप किताबें उठाते हो तो अब तुम सोचो, अगर हम नेट में बैठे हैं और वो रिंग की डायमेंशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, तो हम कहेंगे मैंने आज तक कभी इसको देखा ही नहीं, उसने जो सवाल बनाया था कि पता ही नहीं चल रहा है। और जबकि पढ़े नहीं हो, रियलिटी ये निकल करके आ रही है कि आप पढ़े नहीं हो। यही सीयूईटी वाली जो किताब है यही उठाओ, और जितना पीछे पढ़ा दिए तुम उतना लगाओ, तुमसे एक क्वेश्चन इसके छूट जाए तो कहना, सारे बन जाएंगे जितना पढ़ा दिए उतने से। अब ये कहने को सीयूटी है, दिप्स वाले किए क्या, वही आईआईटी जेम वाले की तबियत काट करके सीयूटी में लगा, काम उनका चल रहा है, किताबें तो बेचनी है। और इसी के क्वेश्चन तो लगवाए थे तुमसे परमुटेशन में, इसी के तो लगवाए थे, सारे बन रहे हैं। लैग्रांज थ्योरम ऑन कर दो। थ्योरम गैलियन के हिसाब से 7.1 है, लेकिन तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, हेडिंग डाल दो लैग्रांज थ्योरम। लैग्रांज थ्योरम, जो इसका मेन आइडिया है लैग्रांज थ्योरम का, वो बस इतना ही है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये मेन आइडिया है। लेकिन अब एक्चुअल स्टेटमेंट जो होगा वो बाद में लिखा जाएगा। ऊपर इसका मेन आइडिया यहीं पर लिख दो, द ऑर्डर ऑफ एच डिवाइड्स डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ कैपिटल, ये इसका मेन आइडिया है। अब स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट। और हम लैग्रांज की थ्योरम का प्रूफ नहीं देंगे, पहले बता दे रहे हैं, लैग्रांज की थ्योरम का प्रूफ नहीं देंगे, क्योंकि बीएससी में ऑलरेडी पढ़ा गया है। देखना, लेट कैपिटल जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, बी अ फाइनाइट ग्रुप। माना कैपिटल जी आपको दिया गया कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, एंड फाइनाइट के नीचे अंडरलाइन करना, रीजन है अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट हो भी जाए तो भी मेरे को क्या ही मिलता है। क्लियर हुआ? एंड कैपिटल एच is a subgroup of G, is a subgroup is a subgroup of ग्रुप कैपिटल जी। अब चूंकि ग्रुप का ऑर्डर आपने फाइनाइट कह दिया है तो सब ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट ही होगा, इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कैपिटल जी, देन ऑर्डर ऑफ एच इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी। ठीक, मोर ओवर, इससे भी आगे अगर बात करें तो मोर ओवर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट the number of the number of distinct left oblique right
डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट्स ऑफ कैपिटल एच इन जी इज, अब कोई आपसे ग्रुप का ऑर्डर दे दे, मान लो ग्रुप का ऑर्डर कितना दे दिया 25, सब ग्रुप का ऑर्डर आपको कितना दे दिया 5 दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि टोटल लेफ्ट कोसेट्स की संख्या कितनी होगी, कुछ नहीं करना है, ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड कर दो, तो 25/5 5 आपके पास निकल करके आएगा। ठीक, इज ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप कैपिटल एच। लिख करके इस बात को घेरा मार लो, ये तुमको याद रहना चाहिए। पहली बात, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है फाइनाइट ऑर्डर होने पर, अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, एक बात। दूसरी बात, लेफ्ट या राइट कोसेट की जो संख्या होती है वो बराबर होती है द ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। ऐसे रफली में हल्का सा देख लो। ठीक, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, ये बात ऑलरेडी होती है, इसको सबको नहीं प्रूव कर रहे हैं, एक बात दिखा रहे हैं कि लेफ्ट और राइट कोसेट की संख्या जो होती है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप होती है। जैसे मान लो आपके पास ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, ये दे दिया गया, और सब ग्रुप का ऑर्डर आपको दिया गया, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच इज इक्वल टू एम दिया गया, यही आपको दिया गया। अब आपको नहीं पता टोटल कितने कोसेट बनेंगे, इसके लिए फार्मूला वैलिड करा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कितने कोसेट बनेंगे। चलो एक बार की मान लिया टोटल आर कोसेट बनते हैं, मान लेते हैं टोटल आर कोसेट बनते हैं, तो आना क्या चाहिए, आना चाहिए ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू आर, यही तो आना चाहिए। तो अगर आर कोसेट बनते हैं तो सोचो ऐसे में क्या होगा, आप जानते हो लेट देयर एग्जिस्ट टोटल आर कोसेट्स ऑफ एच इन जी। एक हिंट ले लो कैसे ये आ रहा है, लेट देयर एग्जिस्ट टोटल आर कोसेट इन कैपिटल, आर कोसेट्स ऑफ एच इन कैपिटल जी। तो आर कोसेट ये कौन कौन से होंगे, ये आर कोसेट होंगे यानी नेमली A1H पहला, ठीक, दूसरा कौन होगा A2H, तीसरा होगा A3H, और इस तरीके से चलते हुए ARH। मान लो ये आपके आर है, और ये आर के आर टोटल कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। अगर ये आर डिस्टिंक्ट है तो सोचो होगा क्या यहां पर, आप एक बात जानते हो, ये जितने भी आपके पास कोसेट आए हैं आइदर दे, अगर कोई एक भी क्वांटिटी इन दोनों में सेम हो गई, कोई भी एक ही एलिमेंट सेम हो गया तो आर टोटल सेम हो जाएगा, अदरवाइज ये टोटली कैसे रहेंगे, डिसजॉइंट रहेंगे। तो हम ये मान रहे हैं लेट देयर एग्जिस्ट टोटल आर डिस्टिंक्ट कोसेट्स ऑफ एच इन जी, ये सभी अलग अलग हैं। अगर ये सभी अलग अलग हैं तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल जी इज नथिंग, इट इज A1H यूनियन A2H यूनियन A3H और यूनियन सो ऑन यूनियन ARH, होगा कि नहीं होगा। और इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A1H प्लस ऑर्डर ऑफ A2H प्लस अप टू सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ ARH। लिखा जा सकता है कि नहीं, लेकिन आपको पता है इनका ऑर्डर और सब ग्रुप का ऑर्डर आपस में बराबर होगा, कल ही करवाए हैं, तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस सो ऑन प्लस ऑर्डर ऑफ H। रीजन, सिंस ऑर्डर ऑफ AIH ऑलवेज इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। मानते हो कि नहीं मानते, तो ये आया दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, इसका ऑर्डर कितना M, तो M प्लस सो ऑन प्लस M कितनी बार, R टाइम्स, और इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू R इंटू M, यानी दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन M, यानी ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। तो लेफ्ट या राइट कोसेट्स की जो संख्या होती है ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड करने के बाद आती है।
क्लियर हुआ? ठीक, ऊपर वाले का प्रूफ नहीं लिखा रहे हैं, उसको मिटा दिए लैग्रांज की थ्योरम। नीचे वाले के लिए आप इतनी लाइन चाहो तो लिख लो। हाँ बहुत आसान है, कहे तो मुश्किल नहीं, वो खाली डर लगता है मैकेनिज्म दूर दूर है ना। लैग्रांज की थ्योरम भी आसान है, लेकिन लैग्रांज की नहीं आसान है। तुम खाली बैठे बैठे बद्दुआ देना, तुम बैठे बैठे बद्दुआ देना बस। इंडेक्स ऑफ एच इन कैपिटल जी। ठीक, सब ग्रुप का इंडेक्स आपके ग्रुप में, इंडेक्स ऑफ एच इन कैपिटल जी, नाम ही है उसका इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब होता है सूचकांक, सूचना देने वाला अंक। हमको यह पता है कि किसी, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है तो ग्रुप के ऑर्डर को सब ग्रुप के ऑर्डर से डिवाइड लगा दो, आपको यह मिल जाएगा कि टोटल कितने लेफ्ट या राइट कोसेट बनेंगे। अच्छा, ग्रुप अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो भी तो आप कोसेट्स निकाल ही रहे हो। जैसे ग्रुप आप ले लो जेड और सब ग्रुप आपने ले लिया 6Z, तो कितने कोसेट बने? 6 बने। ग्रुप ले लो जेड प्लस और कोसेट ले लो 6Z प्लस, तो कितने कोसेट बने? 6। आप 10Z ले लो तब 10 बने। तो आपको कोसेट्स की संख्या मिल रही है ना, यही जो कोसेट्स की संख्या आ रही है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट और राइट कोसेट ऑफ H इन G नोन एज द इंडेक्स ऑफ H इन G, यही आपके सब ग्रुप का क्या कहलाएगी? इंडेक्स कहलाएगी। क्लियर हुआ? तो इंडेक्स कुछ नहीं है, भौकाल है खाली, बस सिर्फ इतना है, लेफ्ट या राइट कोसेट की जो एक्चुअल संख्या होती है वही क्या कहलाती है? इंडेक्स ऑफ H कहलाती है इन ग्रुप कैपिटल G। क्लियर हुआ? रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लोग मॉड बना करके G डॉट लगा करके H लिखते हैं, और कुछ लोग I सफिक्स में G लगाते हैं, IG ऑफ H, यानी इंडेक्स ऑफ H इन G, ऐसा भी लिखा जाता है। लिख देना इसी बात को, इसमें लिखना द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप, द इंडेक्स ऑफ अ सब ग्रुप H in group capital G is the number of is the number of is the number of distinct is the number of distinct left or right cosets of H, cosets of H in capital G। नोटेशन, नोटेशन, नोटेशन में चाहे आप लिख दो जी एच, ठीक, और चाहे आप लिख दो और आई जी एच, ऐसा लिख दो, पढ़ा वही जाएगा। इसको लिखोगे तो भी पढ़ना इंडेक्स ऑफ एच इन जी, इसको लिखना तो भी पढ़ना इंडेक्स ऑफ एच इन जी। मेरे को ये ज्यादा पसंद आता है, लेकिन मैक्सिमम यूज इसका होता है। जानते हो वो क्यों पसंद आता है? खट 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 लिख के खत्म करो, यहां डॉट लगाओ, ये करो वो करो, ठीक। तो सोचो अब यहां से क्या मिला? कोरोलरी लिख देना। कोरोलरी कुछ नहीं है, जो अभी पढ़े वही कोरोलरी पढ़ रहे हैं, कोरोलरी, ठीक। इफ ऑर्डर ऑफ जी इज फाइनाइट, अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा है? फाइनाइट है, देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक, इज इक्वल टू, या और आप कह दो और आई जी ऑफ एच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप एच। वही चीज तो पढ़ करके आए हो, उसी को ऐसा लिख दिया, नोट कर लो, ठीक। कोरोलरी नंबर 2, अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया, अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो गया तो गौर करना दो बातें होंगी, कोसेट्स की संख्या इनफाइनाइट भी हो सकती है और फाइनाइट भी हो सकती है। एग्जांपल के तौर पर याद बताओ मेरे को,
जेड का आप 6 जेड लो तो फाइनाइट, मतलब एन जेड लोगे तो फाइनाइट आएगी, और इनफाइनाइट किस पर आएगी? सिंगलटन जीरो। उस पर आपको कितने मिल रहे थे? इनफाइनाइट मिल रहे थे। कोरोलरी नंबर 2 लिख लो इसी बात को। नहीं, कोरोलरी मत लिखना, कोरोलरी नहीं, नोट लगा लेना, ये कोरोलरी नहीं होगी, नोट पे आना। नोट, नोट में लिखना, इफ, यदि कैपिटल जी इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, इज ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, अगर ग्रुप का ऑर्डर कैसा हो गया? इनफाइनाइट हो गया, देन इंडेक्स ऑफ एच इन जी, index of h in g may be finite, or infinite, इनका ऑर्डर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकता है, मतलब लेफ्ट या राइट कोसेट की संख्या फाइनाइट भी हो सकती है या इनफाइनाइट भी हो सकती है। नोट कर लो। आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो एग्जाम्पल तुमको दो दो मिल चुके हैं, अगर दिमाग में हो तो। पहला एग्जाम्पल जेड वाला मिला कि आप सिंगलटन जीरो ले लो तो इनफाइनाइट कोसेट बनेंगे, अगर आप एन जेड टाइप का ले रहे हो तो फाइनाइट कोसेट बनेंगे। और दूसरा वाला बता दो, हाँ, सी वाला, वहां पर कंसेंट्रिक सर्किल मिल रही थी। अब तुम सोचो, आप एलिमेंट उठाओ कोई भी, जो मर्जी वो, मॉड तो अलग अलग आएंगे ना, तो कितने कंसेंट्रिक सर्किल बन सकती हैं? इनफाइनाइट बन सकती हैं। क्लियर हुआ? वो लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल दिमाग में याद रखना। अब ऐसे ही छोटा होगा कुछ मिटाएं, लेकिन भैया याद रखना, मेरी तरह याददाश्त मत रखना ना, दिमाग में ये बात बैठा, हमको भूल जाता है, ठीक, तुम याद रखना। चलो, एक और नोट लगा लो, ये नोट नंबर 1 था। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखा देंगे ना तो तुमको हमेशा याद रहेगा, वो वही आइडेंटिटी को लेकर के, लेकिन हम उसको जनरलाइज करके लिखा रहे हैं। लिखना, इन एन इनफाइनाइट ग्रुप, लैंग्वेज है, इन एन इनफाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, in an infinite group, the index of ट्रिवियल सब ग्रुप लिख दे, याद रहेगा। द इंडेक्स ऑफ ट्रिवियल सब ग्रुप, ट्रिवियल सब ग्रुप, दैट इज, अर्थात लिखी दें, इंडेक्स ऑफ सिंगलटन आइडेंटिटी इन जी, ये रहा, अब तो याद रहेगा, ठीक, इज ऑलवेज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मींस तय हो चुका है, आप किसी भी इनफाइनाइट ऑर्डर के ग्रुप में हमेशा इनफाइनाइट कोसेट डिजाइन कर सकते हो। केवल आपको एक काम करना है, सब ग्रुप के तौर पर कौन सा उठा लेना है? ट्रिवियल सब ग्रुप उठा लेना है। क्लियर है? ठीक, इसके बाद एक और बात लिख लेना, नोट नंबर 2 था ना, नोट नंबर 3, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू। लिख लो, बोल दे रहे हैं, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज, लैग्रांज की थ्योरम क्या है? सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इसका उल्टा सही नहीं है, इसका उल्टा सही नहीं है, मतलब कोई नंबर अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप वो रखेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। लिख देना, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट नेसेसरली होल्ड, द कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट नेसेसरली होल्ड, ठीक, दैट इज, अर्थात, दैट इज अर्थात इफ, यदि, अगर ऐसा हो कि H is the subgroup of capital G and order of H is equal to M, then M is the divisor of order of capital G। अगर H G का सबग्रुप है और H का ऑर्डर M है तो ये M G के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर के बराबर ऑर्डर का सबग्रुप कंटेन करे, ये कोई जरूरी नहीं है। बट
बट लेकिन इफ यदि स्मॉल m इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल G, this does not implies that capital G has a subgroup of order m, does not have a subgroup of order m. अब तुरंत इसका एक एग्जांपल ले लो। A4 का ऑर्डर कितना होता है? A4 आता है कहां से? S4 से। S4 में कितने एलिमेंट होते हैं? 24। तो A4 में कितने होंगे? 12। ठीक है, अब मेरे को ये पता है 6 इज द डिवाइजर ऑफ 12, लेकिन A4 में 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता है। क्लियर हुआ? लिख देना इस बात को। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर ऑफ A4 जान रहे हो ना? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन परमुटेशन ऑन 4 सिंबल इज इक्वल टू 12 एंड 6 इज द डिवाइजर ऑफ 12, बट लेकिन A4 does not have A4 does not have any subgroup of order 6, does not have any subgroup of order 6। इसका बाकायदा प्रूफ किया जाता है कि दिखाइए A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई भी सबग्रुप नहीं होगा। इसका बाकायदा प्रूफ किया जाता है। फिलहाल हम इसका प्रूफ लिखाने वाले नहीं है, ये तुम ऐसे ही याद रखो कि A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई सबग्रुप नहीं होता है। भले पक्का नहीं है? 6 ऑर्डर का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा? पहले ही बताओ। हाँ, ये बताओ, किसी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, किसी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, तो क्या उस ऑर्डर का सबग्रुप भी नहीं होगा? किसी ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है तो क्या उस ऑर्डर का सबग्रुप भी नहीं होगा? इतना सोचना पड़ रहा है भैया। क्लेन 4 ग्रुप में ग्रुप का ऑर्डर 4 है, 4 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, लेकिन 4 ऑर्डर का सबग्रुप तो वो खुद है ना। A4 में 12 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होता है? नहीं होता। होता तो बेचारा साइक्लिक हो जाता, लेकिन 12 ऑर्डर का ये खुद अपना सबग्रुप है कि नहीं है? आप समझ में आया? तो उधर से मत बोलना ना कि एलिमेंट का ऑर्डर नहीं है तो इसलिए सबग्रुप का ऑर्डर नहीं होगा। अब बात समझ में आ रही है? नहीं समझ पाए तुम लोग? किसी दिए गए ग्रुप में पर्टिकुलर किसी ऑर्डर का एलिमेंट हो या ना हो, उस ऑर्डर का सबग्रुप हो सकता है। जैसे एक ग्रुप आपको दिया गया है, मान लो वो ग्रुप आपको दिया गया 50 ऑर्डर का, ठीक? 50 ऑर्डर का, 25 ऑर्डर का कोई भी एलिमेंट उसके पास ना हो, लेकिन 25 ऑर्डर का सबग्रुप उसके पास हो सकता है। आप समझ में आया? ये तो जो कहा जाता है कि एलिमेंट का ऑर्डर फला है, तो उसको लेकर के आप एक साइक्लिक ग्रुप बना लेते हो। जैसे मान लो 50 ऑर्डर का कोई ग्रुप है, उसके पास 10 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है, तो 10 ऑर्डर का एलिमेंट है तो 10 ऑर्डर का सबग्रुप होगा। लेकिन 10 ऑर्डर का सबग्रुप है तो 10 ऑर्डर का एलिमेंट हो, इसकी गारंटी नहीं है। वापस सुनना है स्टेटमेंट। इफ कैपिटल G be a group of order M and it has a subgroup of order N, this does not implies that it compulsory contain an element of order N। हम लिख रहे हैं ऑर्डर ऑफ कैपिटल G is equal to M, ठीक? and there exist H subgroup of capital G such that the order of H is equal to N। ग्रुप का ऑर्डर कितना है? M। सबग्रुप मौजूद है जिसका ऑर्डर कितना है? N है। तो दिस डज नॉट इंप्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर N। ये इस बात की गवाही नहीं है कि आपके पास N ऑर्डर का एलिमेंट होगा, बट लेकिन फिर सुनना, बट if order of capital G is equal to M and there exists an element of order N, so this implies that there exists always a subgroup of order N।
अब भैया ये बात अगर तुमको डर लग रहा हो ना, तुम इसको लिख सकते हो उसी नोट में जहां नोट चल रही है। आई बात है समझ में? रीजन है ना, जब आपके पास एलिमेंट आ गया एन ऑर्डर का, तो आप उसी एक एलिमेंट को लेकर के एक साइक्लिक ग्रुप डिजाइन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर हुआ कि नहीं? इवन मैंने रिफ्लेक्शन को लेकर के भी 2 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप बनाया हुआ है, भूल गए? अरे आर जीरो एंड टेक एनी वन रिफ्लेक्शन, बनेगा बनेगा। नोट कर लो उसी में, नोट में ही। हालांकि ये इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी अब हो गया तो लिख लो। अरे A4 के पास 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता, लंबा प्रूफ जाता है इसका। डबल स्टार करके ये वो सवाल जो उठता है कि क्या लैग्रांज की थ्योरम कभी भी, लैग्रांज की थ्योरम का कन्वर्स पार्ट कभी भी सही नहीं होता? जवाब है नहीं। एक पर्टिकुलर केस होता है जहां पर लैग्रांज की थ्योरम का कन्वर्स पार्ट सही हो जाता है, और जवाब है कहां पर? फाइनाइट अबेलियन ग्रुप के केस में, वहां कन्वर्स पार्ट सही हो जाता है। लिखना, डज डज द कन्वर्स ऑफ द कन्वर्स the converse of Lagrange theorem never holds क्वेश्चन मार्क। क्या लैग्रांज की थ्योरम का कन्वर्स पार्ट कभी भी सही नहीं होता, कभी भी होल्ड नहीं होता? जवाब है नो। नो, इट डज होल्ड अबेलियन, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की दुनिया में होल्ड कर जाएगा। अब साइक्लिक ग्रुप है अबेलियन तो होगा अबेलियन में हो जाता है। अबेलियन की दिक्कत है, इसीलिए ना एक पूरा चैप्टर खुलेगा, सम थ्योरम्स ऑन फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, तो उसमें केवल अबेलियन ग्रुप के ऊपर जो थ्योरम्स होंगी उन्हीं से काम उतना नहीं पड़ जाएगा, और उसी के बाद साइलो पैकेज आएगा, उसी के जस्ट बाद आएगा। क्लियर हुआ? लिखना, इट डज होल्ड्स फॉर सम स्पेशल क्लास ऑफ ग्रुप्स, ठीक। नेमली, इन ग्रुप्स का नाम क्या होगा? नेमली फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप्स एंड फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स। फाइनाइट अबेलियन ग्रुप्स। अब तुमको क्लेन वाले में कंफ्यूजन हो रही होगी ना? नहीं, तो वहां एलिमेंट की बात है। ये कह रहा है लैग्रांज की थ्योरम क्या कहती है? लैग्रांज की थ्योरम कहती है कि आपका जो सब ग्रुप है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। कन्वर्स सही नहीं होता। कन्वर्स का मतलब इफ अ नंबर इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस नंबर के ऑर्डर का सब ग्रुप मौजूद हो ये कोई जरूरी। प्लेन फोर ग्रुप सुनो, प्लेन फोर ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है? 4। 4 का डिवाइजर कौन कौन? 1, 2 और 4। तो 1 ऑर्डर का आइडेंटिटी के साथ सब ग्रुप बनाएगा। अब 2 ऑर्डर का एलिमेंट है ए बी, तो 1 और ए ले लो, 1 और बी ले लो, 1 और ए बी ले लो, वो भी सब ग्रुप है 2 ऑर्डर का। और 4 ऑर्डर का तो वो खुद ही है। आप समझी? 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, 4 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। दोनों स्टेटमेंट के बीच में अंतर है। लैग्रांज की थ्योरम केवल सब ग्रुप के ऑर्डर को डील कर रही, एलिमेंट के नहीं। जो मैंने नोट लिखाया है वो नोट तो बस खाली दिमाग में तुरंत का तुरंत आ गया कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए उसको बीच में डाल दिया। अदरवाइज लैग्रांज की थ्योरम का सिर्फ इतना स्टेटमेंट है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, कि अगर आपके पास कोई सब ग्रुप होगा तो निश्चित तौर पर उस सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो आपके ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर सकता है और उसको डिवाइड करेगा। इतनी सी बात है। लेकिन अब सवाल ये उठा कि अच्छा, अगर सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो सब ग्रुप का ऑर्डर एक नंबर है। अब आप सब ग्रुप को हटा दो, अब आप एक नंबर के बारे में सोचो। आपने एक नंबर उठाया,
वो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, वो नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो आपको ये लगेगा कि अगर ये नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है तो क्या इस नंबर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या नहीं। मैंने एलिमेंट नहीं कहा, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जवाब है कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपका ग्रुप फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, साइक्लिक छिपा दो, क्योंकि जो अबेलियन है वो साइक्लिक की दुनिया में गिरेगा और नहीं भी गिर सकता है। जो साइक्लिक है वो तो अबेलियन में ही गिरेगा आकर के। तो अगर आपका ग्रुप फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है तो ऐसे केस में कोई भी नंबर उठाओ, अगर वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। और ये बात तुमको याद हो, जब हम लोग शुरुआत में अबेलियन ग्रुप की चर्चा कर रहे थे तो वहां पर मैंने किया हुआ था, याद आ रहा है। वहां पर ये बातें हुई थी कि किसी भी साइक्लिक ग्रुप पढ़ते वक्त एक थ्योरम आई थी, कोरोलरी आई थी, याद आ रही है किसी को। साइक्लिक ग्रुप पढ़ते वक्त एक कोरोलरी आ रही थी, if m is the divisor of order of group then there exists exactly one subgroup of order m। याद आ रहा है। अगर आपका ग्रुप साइक्लिक है और m उसका डिवाइजर है, किसका, ग्रुप के ऑर्डर का डिवाइजर, तो m ऑर्डर का आपके पास केवल और केवल कितना सब ग्रुप होगा, एक। यानी अगर 4 डिवाइजर है तो 4 ऑर्डर का केवल कितना सब ग्रुप होगा, एक। और साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप भी क्या होगा, साइक्लिक। तो 4 ऑर्डर के जितने एलिमेंट होंगे वो इसके पास मौजूद हो जाएंगे, क्योंकि अगर 4 ऑर्डर का एलिमेंट कहीं और चला गया तो एक नया सब ग्रुप क्रिएट कर रहा होगा 4 ऑर्डर का, जबकि हो कितना सकता है, एक हो सकता है। याद आया, वो थ्योरम यहां पर आई। तो वो जो तुमने साइक्लिक वाला कहा ना, वो हम लोग पीछे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस फाइनाइट अबेलियन ग्रुप वाली और देखते हैं। क्लियर हुआ। चलो इनफैक्ट, वास्तविकता में लिखना, इनफैक्ट इन बोथ केसेस, दोनों ही मामलों में, इन बोथ केसेस, in both cases when capital G is cyclic, in both cases when capital G is cyclic or finite abelian ठीक, comma, if यदि m is the divisor of order of group capital G then there exists a subgroup of order m, ठीक। लिख करके बस इसी वाली बात को ना आप घेरा मार दो, इसी बात को आप घेरा मार दो, बस ऊपर वाली बात पढ़ो ना पढ़ो, ऊपर वाली बात केवल एक कमेंट के तौर पर है, नीचे ही उसका पूरा का पूरा कह सकते हो ना, वो क्या कहते हैं, मजमून है। ये हो तो एग्जाम्पल फिर करवाएं। In both cases, the capital G is abelian. If capital G is a group of order 24, then what are the possible order? Example, मुझको ये पता लग गया, एक वक्त पे लोग मजा खूब लेते हैं ना। एग्जाम्पल लिखना, इफ, ये बातें शुभमन गिल की थी, मेरे लिए नहीं थी, नहीं तो तुम्हारी आवाज आए गड़बड़ हो जाए मामला। इफ कैपिटल जी इज अ ग्रुप, यही टुनकते रहना ना, वो तो गनीमत है, मेरा मुंह इधर है। इफ कैपिटल जी इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24, of order 24, then what are the possible orders, what are the possible orders, what are the possible orders of its subgroups। चलो करें, अगर कैपिटल जी आपका ग्रुप है जिसका ऑर्डर कितना है, 24 है, तो इसके जो सब ग्रुप होंगे उनका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, 24 के डिवाइजर निकाल लो, लिखना। कौन सा, नहीं, इसीलिए पॉसिबिलिटी मांग रहा है, इसीलिए उसने पॉसिबिलिटी मांगी हुई है, कंफर्म नहीं है। जैसे 24 के डिवाइजर कौन होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक, 4 छंग 24, इसके बाद फिर 6 चौक 24, 6 होगा, 12 दूनी 24 और खुद 24, 8 त्रिक 24 और खुद 24 होगा। तो ये जितने लोग 24 को डिवाइड किए, इस ऑर्डर का सब ग्रुप हो सकता है, होगा ही होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लिख देना।
सॉल्यूशन लिखना, ऑर्डर ऑफ, लेट माना कैपिटल H इज सबग्रुप ऑफ कैपिटल G, माना H G का सबग्रुप है, दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ H इज द डिवाइजर ऑफ 24। सहमत हो कि नहीं? तो दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ H में बी, ऑर्डर ऑफ H में बी कितना हो सकता है? 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, फिर 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 12 करेगा और 24 करेगा एंड 24। इसका मतलब एक बात तय हो गई, इनमें जो नंबर नहीं आ रहे हैं उस ऑर्डर का सबग्रुप कतई नहीं होगा, उस ऑर्डर का सबग्रुप कतई नहीं होगा। जैसे इसमें कौन शामिल नहीं है? इसमें 5 शामिल नहीं है, तो कैपिटल जी नेवर हैड अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, बट इट मे बी पॉसिबल दैट कैपिटल जी डज नॉट हैव अ सबग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अभी अभी दिखाए हुए हैं A12 का ऑर्डर कितना है? 12, और उसमें 6 ऑर्डर का कोई सबग्रुप नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो फिलहाल पॉसिबिलिटी मांगा है तो इतना ही लिख करके छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद लिखना अगला एग्जाम्पल, इसमें लिखना इफ कैपिटल G इज अ ग्रुप, if capital G is a group, if capital G is a group of order 17, find the order of its subgroup, find the order of, find the order, सोचो इस बार पॉसिबिलिटी हटा दिया, find the order of its subgroup, और रीजन जानते होगे क्यों हटा दिया? 17 ऑर्डर का ग्रुप प्राइम है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा, 2 ही लोग निकल करके आएंगे, 1 और 17, एक ऑर्डर वाला आइडेंटिटी और 17 ऑर्डर वाला वो, काम खत्म। नोट कर लो, सॉल्यूशन में यहीं पर लिख देना, सॉल्यूशन लिखना ऑर्डर ऑफ कैपिटल G इज इक्वल टू 17 प्राइम, ठीक। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल G मस्ट बी साइक्लिक, कैपिटल G मस्ट बी साइक्लिक, ठीक। एंड ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 1 और 17, कैपिटल H का ऑर्डर 1 हो सकता है या 17 हो सकता है, क्योंकि यही दोनों उसको डिवाइड कर रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल G हैज ओनली 2 सबग्रुप्स, कैपिटल G हैज ओनली 2 सबग्रुप्स। अब हम यहां पर लिख सकते हैं कन्फर्मली सबग्रुप्स, फर्स्ट कैपिटल H इज इक्वल टू सिंगलटन आइडेंटिटी, ठीक, and order of H in this case is equal to 1, और second capital H is nothing, it is capital G and order of H is equal to 70। दो सबग्रुप, दोनों का ऑर्डर तय हो चुका है। अभी तुमको यहीं पर मिलेगी फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट की छुटकी थ्योरम, एक है फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, एक फॉर्मेट लास्ट थ्योरम, दो हैं। वही धोखे वाली थ्योरम याद है ना? दुर्भाग्य से मेरे पास यहाँ जगह कम है, बहुत बेकार धोखा दे करके छोड़े दुनिया को खाली। लिख लो तो बताएं अगला। हाँ, लिटिल करवाए, लिटिल बीएससी में करवाए होंगे, लिटिल नॉर्मली बीएससी में करवा देते हैं, उसका यूज होता है ना। मिटा दिया जाए, तुम ही लोग नहीं पढ़े, तुम लोग ये भी पढ़े होते ना, मेरा लोड बहुत हल्का होता। तुम लोग यही ग्रुप थ्योरी पढ़े होते, मेरा लोड बहुत हल्का होता। कुछ नहीं, सारा रिजल्ट लिखाते, एक तरफ से सीधे सवाल उठाते। लीनियर अलजेब्रा में तुम्हारे साथ हम यही करेंगे, इतना लीनियर अलजेब्रा पढ़ाएं किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए तैयार किए थे। लीनियर अलजेब्रा में एक काम करना, जब किसी का प्रूफ पढ़ना होगा किताब खोल लेना, ठीक, क्योंकि इतना ज्यादा तुम लोगों को कंटेंट कराए हुए हैं, मेरे ख्याल से अगर नोट्स उठाओगे तो ऐसी ऐसी 2 तो भरी होंगी ना।
ऐसी दो तो भरी होंगी, वो सब उठा लेना। हाँ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक पढ़े हैं ना, उतने ही तक तो कोर्स है तुम्हारा। आईआईटी जैम का जो कोर्स है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक ही तो है, उसके ऊपर नहीं है। जो नहीं पढ़ाए हैं वो कोर्स में भी नहीं है, ये भी जान दो। बाइलीनियर तुम लोगों का छूट गया था, ठीक। इसके बाद तुम लोगों को क्या छूटा था? इनर प्रोडक्ट स्पेस और ड्यूअल बेसिस और एनिहिलेटर, यही छूटा था तुम लोगों का। ये तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है, टेंशन फ्री रहो। जितना पढ़ाए हैं एग्जैक्टली उतना ही कोर्स में है। इवन तुम लोगों को वो भी पढ़ाए होंगे, एलयूवी, अरे वो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर स्पेस यू टू वी, करवाए हैं ना, करवाए ना, वो सब बिक गया, उधर से भी नहीं जाता। जितना जाएगा ये रैंक नल्टी थ्योरम वगैरह तक निपटा देते हैं, इतने तक में ही सारा खेल होता है, तो उसके उधर नहीं जाना है तुम लोगों को, टेंशन फ्री हो। हाँ, कैसा कोसेंट स्पेस? कोसेंट स्पेस पढ़ाए हैं? कौन सा? सवाल बनाने के बना देते हैं, सवाल बनाने, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से पहले आ जाता है कोसेंट स्पेस ना, तो सवाल उसके बन जाते हैं। मान के चलो वो है, उसको इनकार ना करो, भले वो दिखे ना, लेकिन इनकार ना करो, वो रहेगा रहेगा। चलो कोरोलरी लिखना, कोरोलरी, कोरोलरी, इसमें लिखना, इन अ फाइनाइट ग्रुप, इन अ फाइनाइट ग्रुप, इन अ फाइनाइट ग्रुप, किसी दिए गए फाइनाइट ग्रुप में, इन अ फाइनाइट ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ, द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट, the order of each element of the group, of the group, the order of each element of the group must divide, must divide, the order of, must divide the order of group, must divide the order of group। अगर किसी ग्रुप में एलिमेंट जो भी मौजूद हैं उनका ऑर्डर आप निकालते हो, तो उसका ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कौन मेरे को इसका रफली आइडिया बताएगा कैसे? इसका रफली आइडिया कौन बताएगा कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा ही करेगा? यार यही यही चीज बस टेंशन देती है, इतनी देर लगनी नहीं चाहिए थी तुम लोगों को, यही टेंशन है। हाँ बस यही बतिया पहले बोल दी होती ना, सिंपल सा, लेट स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, मान लिया, ठीक, एंड ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू एम, मतलब फाइनाइट ऑर्डर मान लेते हैं, तो होगा क्या सोचो, देन, देन इसी एलिमेंट को चुन लो और इसी एलिमेंट को लेकर के एक सब ग्रुप बना लो, देन द सब ग्रुप जनरेटेड बाई ए, ठीक, इज अ सब ग्रुप, इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, ये कैपिटल जी का क्या हो जाएगा? सब ग्रुप हो जाएगा। और अभी भी तो लैग्रांज की थ्योरम पढ़े हो, द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप इज द डिवाइजर ऑफ कितना? एम। लेकिन ये बताओ साइक्लिक ग्रुप का और उसके जनरेटर का ऑर्डर सेम होता है, तो दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज द डिवाइजर ऑफ एम, इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी। हो गया, इतने में ही प्रूफ है इसका, क्लियर हुआ? नोट कर लो, तुम लोग मत नोट करो, तुम लोगों को अगर याद रहे तो, भूलने का डर हो तो बात अलग है। तुमको एक बात बताएं, यही वो रिजल्ट है, यही जो अभी लिखे हो ना, इसी रिजल्ट से, मतलब लैग्रांज की थ्योरम से ये बात साबित होती है कि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं। लैग्रांज के ही थ्योरम के रास्ते साबित होती है कि प्राइम ऑर्डर के जितने ग्रुप होते हैं वो सभी साइक्लिक होते हैं। कैसे प्रूफ करोगे? फिर फंस गए तुम लोग। हम्म,
नहीं 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 नहीं, वो तो तरीका अलग है। वो तो हम कहते हैं कि मतलब उसके सब ग्रुप जो होंगे उनका ऑर्डर ये होगा। हम ये कह रहे हैं प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है। ये आप कैसे साबित करोगे? जैसे 17 प्राइम नंबर है, तो 17 का आप दो डिवाइजर तोड़ोगे, एक 1 तोड़ोगे और दूसरा क्या तोड़ोगे? 17 तोड़ोगे, तो दो सब ग्रुप निकल करके आए। पहला सब ग्रुप 1 ऑर्डर का, दूसरा सब ग्रुप 17 ऑर्डर का, जो कि वो ग्रुप खुद है। लेकिन आपको ये साबित करना है कि ये साइक्लिक है, तो कैसे साबित करोगे? सामने ही जवाब है भैया, सामने ही जवाब है। तुम लोग फिर फंसे हुए हो। ये कोरोलरी इस्तेमाल करो ना, लैग्रांज की थ्योरम और इस कोरोलरी को एक में मर्ज करो। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कैपिटल जी का ऑर्डर प्राइम है, ठीक, ग्रुप आपका है, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है। ये कोरोलरी कहती है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। टेक स्मॉल ए बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, टेक स्मॉल ए बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल जी एंड ए डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। रीजन है, आइडेंटिटी लोगे तो 1 ऑर्डर का बनेगा, वो तो साइक्लिक होता है। एंड स्मॉल ए डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। हाँ या ना? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। लेकिन एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? 17। रीजन है ग्रुप का ऑर्डर, सॉरी, एलिमेंट का ऑर्डर कितना है? प्राइम, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर कितना है? प्राइम। तो प्राइम कटेगा या तो एक से, लेकिन एक तब होता एक ऑर्डर जब वो आइडेंटिटी होता, वो आपने बनने से रोक दिया। तो एक ऑर्डर मजबूरी है ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा, यानी देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट हुज ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और इसलिए आपका ग्रुप क्या हो गया? साइक्लिक हो गया। बस दो कोरोलरी आपस में, सॉरी, लैग्रांज की थ्योरम और ये कोरोलरी आपस में मर्ज कर देनी, काम खत्म है इसका। लिखना कोरोलरी फिर से, ये सेकंड थी, वो थर्ड हो जाएगी। बता दे, लिखो कोरोलरी थर्ड। मतलब तुम नंबरिंग काहे के लिए करोगे? तुम खाली हेडिंग डाल दो कोरोलरी, कोरोलरी। इसमें लिखना ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर्स, ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर्स, प्राइम ऑर्डर्स मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक, ठीक। लेट ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी इज इक्वल टू पी, और ये पी कौन है? प्राइम है, ठीक। लेट, फिर से, स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल जी एंड ए डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी। माना एक ग्रुप का एलिमेंट है लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं है, then order of element A is the divisor of order of capital G, implies that order of A is the divisor of P. This implies that order of A itself is equal to P, और एलिमेंट का ऑर्डर कितना हो गया? ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया। दिस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ कैपिटल G. दिस implies that कैपिटल G must be cyclic, मस्ट बी साइक्लिक। जैसे ही एक एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो गया, आपका ग्रुप तुरंत क्या हो जाएगा? साइक्लिक हो जाएगा। फिर कोरोलरी आती है, हो गया? सुनो, कोरोलरी क्या है? अगर आपके पास ग्रुप का एलिमेंट है और ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, मान लो ग्रुप का ऑर्डर m है, ठीक, तो जैसे आप एलिमेंट को खुद से ग्रुप के ऑर्डर के बराबर टाइम्स ऑपरेट करा दोगे, ग्रुप का ऑर्डर अगर 10 है तो आप ग्रुप से किसी एलिमेंट को उठाओ और आप उस एलिमेंट को उससे 10 बार ऑपरेट कराओ, कितना, जितना ग्रुप का ऑर्डर है उतनी बार ऑपरेट कराओ, रिजल्ट में क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मिलेगी। यानी a टू दी पावर ऑर्डर ऑफ g ऑलवेज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इससे तुमको एक बात पता चलती है, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट नेवर क्रॉसेस द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ये बात कोरोलरी नंबर 2 से भी पता चलती है। कोरोलरी 2 कहती है कि एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो अगर कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उसको पार करने वाला नहीं। पॉजिटिव की दुनिया में बात कर रहे हैं, नेगेटिव में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? नेगेटिव में तो आपके तो 3 इज द डिवाइजर ऑफ -3 एंड 3 इज द ग्रेटर देन -3।
नेगेटिव की बात नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। पॉजिटिव इंटीजर की दुनिया में इफ ऑर्डर ऑफ ए इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी, इट मींस ऑर्डर ऑफ ए नेवर क्रॉसेस द ऑर्डर ऑफ कैपिटल जी। क्लियर हुआ? लिखना कोरोलरी फिर से, कोरोलरी इसमें लिखना a to the power order of group capital G always is equal to identity, ठीक? where capital G be a finite group, be a finite group, जहां पर कैपिटल जी कोई एक फाइनाइट ग्रुप है, ठीक? अगर हम तुमसे इसका प्रूफ मांगे बता सकते हो? इसका प्रूफ मांगे तो बता सकते हो? फंस रहे हो, नहीं फंसना चाहिए यार, नहीं फंसना चाहिए। थम सुनो, तुम लोग ना भाई बेस आइडिया जो छोड़ दे रहे हो ना, बस वही गड़बड़ी हो रही है। बेस आइडिया छोड़ रहे हो, सब यहीं पर लिखा हुआ था, ठीक? ये बताओ ए बिलोंग टू ग्रुप कैपिटल जी, हाँ या ना? तो दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल, हाँ या ना? आप मान लो, लेट, यहां पर मान लें, लेट ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू कितना? एम। और अगर जी का ऑर्डर एम है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, कंबाइंड करो, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब द ऑर्डर ऑफ ग्रुप कैपिटल जी इज इक्वल टू, सोच करके बताओ, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को काट रहा है तो हम लोग जानते हैं ये वाला नंबर पक्का इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल रहा होगा, हाँ या ना? तो इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इंटू के, जहां पर के बिलोंग टू इंटीजर सेट जेड होगा। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? नाउ अब ऐसे मामलों में, नाउ ए टू दी पावर ऑर्डर ऑफ जी का मतलब है ए टू दी पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू के, यानी दिस इज इक्वल टू ए टू दी पावर ऑर्डर ऑफ ए होल टू दी पावर कितना? के। और एलिमेंट को, एलिमेंट की पावर उसी का ऑर्डर लगा दिया, तो ये कितना होता है? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी की पावर क्या? अगेन आइडेंटिटी, रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी। समझे? यही इतना है। वो छोटका ही बतिया काहे छोड़े रहते तुम लोग? हम एक चीज देखे हुए, तुम लोगों से कुछ छोटा पूछो तो तुम लोग बड़ा सोचते हो। नोट करो, चलो खाली कर दें। हेडिंग डालना, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम, ठीक? स्टेटमेंट लिखना, फॉर एवरी इंटीजर स्मॉल ए, फॉर एवरी इंटीजर, फॉर एवरी इंटीजर small a, for every integer small a and every prime p, and every prime, every prime p, and every prime p, a to the power p modulo p always is equal to a modulo p। मतलब समझे? अगर हम इसको थोड़ा और आसान व्यावहारिक पक्ष में कहें तो आप कोई भी इंटीजर उठा लो ए, थोड़ी देर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, जब आप किसी भी इंटीजर की बात करो तो हम पॉजिटिव इंटीजर उठा लेते हैं। जैसे मैंने उठाया a इज इक्वल टू 2023,
2023, ए बराबर कितना उठा लिया 2023। अब ये नहीं पता 2023 प्राइम है कि नहीं है, इससे कोई आज अपना लेना देना नहीं है। और कोई एक प्राइम मेरे को बोलो, कोई एक प्राइम बोलो, कितना 7। तो P इज इक्वल टू कितना हो गया 7। अब सामने वाला मुझसे एक सवाल पूछे, सामने वाला मुझसे ये पूछे कि बताओ 2023 की पावर 7, इसमें जब आप 7 से भाग लगाओ तो रिमाइंडर कितना बचेगा। जवाब है कुछ नहीं, 2023 में 7 से भाग लगा करके रिमाइंडर बचा लो। ए टू दी पावर पी में पी से डिवाइड लगाने पर जितना रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर ए में पी से डिवाइड लगाने पर बचेगा। आसान भाषा में ये है। क्लियर हुआ? ठीक, बस इतने से अपना काम डन हो गया। तो अब तुम बता दो जो 2023 में 7 से भाग लगा कर रिमाइंडर कितना बचेगा। कट जाएगा पूरा पूरा 7 से, पूरा पूरा कटेगा। बाकी लोग भी डन, सोच में पड़ गया, पूरा पूरा कटेगा। तो इसका मतलब रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। यानी तय है कि 2023 की पावर 7 में जब आप 7 से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 13। अब सुनो कुछ बदल देते हैं, पी हटा दो, आपकी मर्जी, आप पी को फिर कोई प्राइम चुनो, अगला प्राइम कोई चुनो। जैसे 21 प्राइम है कि नहीं है, नहीं है। 29 प्राइम है, 29 प्राइम है। आप p इज इक्वल टू कितना ले लो 29। अब सामने वाला सवाल पूछे 2 की पावर सॉरी 2023 की पावर 29, इसको आप डिवाइड लगाओ 29 से, रिमाइंडर कितना आएगा। हाथ पैर फुलाने की जरूरत नहीं है, 2023 को 29 से भाग लगा दो, जो रिमाइंडर बचे वही आपका आंसर है। क्लियर हुआ? और ये बात किसी भी इंटीजर के लिए होल्ड होती है, फॉर एवरी इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मतलब कल को ना माइनस 2023 भी कर देता तो बताओ रिमाइंडर हमेशा क्या चुना जाता है, लीस्ट नॉन नेगेटिव चुना जाता है। तो आप माइनस 2023 में भाग लगाना चालू कर दो, लेकिन रिमाइंडर कितना बचाओगे, पॉजिटिव ही बचाओगे। क्लियर हुआ? चलें आगे। अब ये चीजें ना ऐसे वाले पक्ष में जल्दी याद वाद नहीं होती हैं, तो इसके लिए वही आसान भाषा लिख लो। ठीक, इन अदर वर्ड या पर्टिकुलरली रिमाइंडर व्हेन पता है क्यों हम पर्टिकुलरली लिख रहे हैं? क्योंकि इसका जनरलाइजेशन ये नहीं होता, जनरलाइजेशन ये होता है। वो सुनो, तुम लोग एक बात पढ़े होगे, ए कॉन्ग्रुएंट नहीं, ए मॉडुलो एम इज इक्वल टू बी मॉडुलो एम कब होता है? व्हेन m इज द डिवाइजर ऑफ a माइनस, ये होता है। ठीक, तो इसका मतलब a की p मॉडुलो p इज इक्वल टू a मॉडुलो p, इसका मतलब ये हुआ कि p इज द डिवाइजर ऑफ a टू दी पावर p माइनस। क्लियर हुआ? अब जरा a को कॉमन करो, दिस इंप्लाइज दैट p इज द डिवाइजर ऑफ a कॉमन a टू दी पावर p माइनस 1 माइनस 1, यानी ये p या तो a को काट रहा होगा या तो a की पावर p माइनस 1 माइनस 1 को काट रहा होगा। एक्चुअल बात ये है इसकी। क्लियर हुआ? इसीलिए हम इसको पर्टिकुलर लिख रहे हैं रिमाइंडर के फॉर्म में। दैट इज रिमाइंडर व्हेन a टू दी पावर p इज डिवाइडेड बाय, व्हेन a टू दी पावर p इज divided by p is same as when a is divided by p। लिख करके इंपॉर्टेंट टिक कर लो, बड़ी जरूरत पड़ेगी इसकी। प्रूफ नहीं दे, प्रूफ ना दे, याद रख लोगे। प्रूफ जब करना होगा हर एक किताब में प्रूफ मिल जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा, फिर मेरे को कॉल लगाना, जिंदा रहे बता देंगे कैसे होता है, मरे रहे तो उसका भी रास्ता है। एक ओझा सोखा बुलाना, ठीक, उसको कहना आवाहन करो भटकती हुई आत्मा। हम भटकते रहेंगे, ये बात तो है, मेरे को स्वर्ग में जगह नहीं मिलने वाली, नरक वाले लेंगे नहीं, कहेंगे ऐसे ही इतने जाहिल हैं हम लोग और किसको बुलाएं। नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए। एक बात बताना, जो लैग्रांज की थ्योरम है, लैग्रांज की थ्योरम से कुछ बात समझ में आती है। लैग्रांज की थ्योरम से, लैग्रांज की थ्योरम क्या कहती है
कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को क्या करता है, डिवाइड करता है। इससे एक बात बोलो जो तुम्हारे दिल में आ रही है। क्या तो कुछ नहीं आ रहा है। जो दिल में आ रहा है वो बोलो। सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। इससे एक बात तो कुछ ना कुछ आ रही होगी। एक बात आई, दूसरी बात, अरे दूसरी बात ये नहीं आ रही है कि जब आप ये कह रहे हो कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो लैग्रांज की थ्योरम आपको एक बात दिखा रही है कि सब ग्रुप के ऑर्डर के ऊपर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन से डाल दी है कि ये ग्रुप के ऑर्डर को पार नहीं कर पाएगा। यही इतनी बात तो है। ये कहा जाता है लैग्रांज थ्योरम्स डिमॉन्स्ट्रेट सेवरल रेस्ट्रिक्शंस। लैग्रांज की थ्योरम डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करती है। लैग्रांज थ्योरम डिमॉन्स्ट्रेट सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ऑर्डर ऑफ द सबग्रुप, कि आपके सबग्रुप का ऑर्डर ये हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता है। आई बातें समझ में? ऐसे ही याद रखना, ये अच्छी लैंग्वेज है, सीखी नहीं जाती है। सीखी नहीं जाती है मतलब या रट ली जाती है, उसके बाद कहोगे दिल की बात नहीं आ रही है। लिखना डबल स्टार करके, डबल स्टार करके। लेट माना स्मॉल ए कॉमा स्मॉल एन, जहां एन के ऊपर शर्त है कि एन इज कन्फर्मली ग्रेटर देन 1, बी एनी इंटीजर्स, बी एनी इंटीजर्स, बी एनी इंटीजर्स सच दैट तुम लोगों से कह दिल में क्या आ रहा है वो बता। तुम लोग ऐसे छोटे बच्चे वाले जैसे उनको कहो आज तुमको जो चाहिए वो बात, या बड़े से ही कह दो ना, जो तुमको आज एक बात चाहिए वो तुम बात हमसे कह दो, आज तुम्हारी सारी बातें मान ली जाएंगी। अब बेचारा पहले ना अपनी 10 बातों में से सोचेगा कहना कौन सा है, और उसको 10 में प्रायोरिटी नहीं मिलेगी कि कौन सी कहें और कौन सी ना कहें। और जब कह देगा और वो मान ली गई तो सोचेगा ये वाली नहीं, दूसर की वाली कहे होते तो ज्यादा सही होता है। लेट स्मॉल ए एंड बी एनी इंटीजर, लेकिन एन के ऊपर शर्त है कि एन ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक बात सच दैट ये ऐसे होने चाहिए कि ए एंड एन, ए एंड एन आर रिलेटिवली प्राइम, आर रिलेटिवली प्राइम, आर रिलेटिवली प्राइम, देन a to the power phi of n modulo n is equal to 1, that is अर्थात इसका मतलब ये हुआ a to the power phi of n congruent 1 modulo n, यानी that is अर्थात n is the divisor of a to the power phi of n minus 1। लिख करके घेरा मार दो। सबका यूज न्यूमेरिकल में होगा तभी सिखाएंगे, अभी इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम इसके प्रूफ वगैरह नहीं देंगे, रीजन है ना वो एकेडमिक नहीं है। एकेडमिक होता तो हम प्रूफ सब कराते हैं, लेकिन अभी बस खाली तुमको रिजल्ट याद रखने हैं इसके। एग्जाम्पल लिख लेना चाहे तो। एग्जाम्पल क्या है, कह रहे हैं आप ए और एन कोई भी दो इंटीजर चुन सकते हैं। एन के ऊपर शर्त है कि एन आपका ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 1। मॉडुलो सिस्टम एन पर ही वर्क करेगा, ठीक। अब ऐसे केस में अगर ए और एन दोनों आपस में को प्राइम है तो ए टू दी पावर 5 ऑफ एन मॉडुलो एन, यानी जब ए टू दी पावर 5 ऑफ एन में आप एन से डिवाइड लगाओगे तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, कोई और नहीं बचेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर एक ए इज इक्वल टू, मान लो अपने लोग ले लेते हैं 12, ए इज इक्वल टू 12 और एन इज इक्वल टू कुछ ऐसा चुनो ना जो 12 के साथ को प्राइम हो। 12 के साथ एक ऑर्डर नंबर हमेशा को प्राइम होता है, आया ना? नहीं 15 और 12 आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि इन दोनों का जीसीडी कितना आएगा, अरे 3 चौक 12 3 पचे 15, दो वो हमसे भी आगे जा रहे हैं ना। 3 चौक 12 3 पचे 15, दोनों जीसीडी कितना आएगा 3। अच्छा अगला सोचो, 17 तो प्राइम है यार, प्राइम का क्या ही किस्सा करोगे।
प्राइम लोगे ना फंस जाओगे बुरे तरीके से, बहुत लंबा जाएगा। हाँ, अरे छोटे पे खेल जाओ ना, एन छोटे पे खेल लो, एन बराबर 4 ले लो, होगा नहीं होगा, एन बराबर 5 लो, को प्राइम है प्राइम है, लेकिन छोटे पे है। अच्छा, आप n बराबर 5 के बाद 6 नहीं हो सकता है, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9, चूंकि इसमें 2 का मल्टीपल शामिल है। आप कोई भी इवन उठाओगे 2 का मल्टीपल शामिल होगा। ऑड उठाओगे तो ऑड उठाओ कोई 33, बहुत लंबा है बच्ची, हालांकि ठीक ही है, क्या फंसेगा। हाँ, 3 का मल्टीपल हो जाएगा। अरे छोड़ो, इतनी नौटंकी की वजह हम इसी को बदल करके 15 कर देंगे, बात ही खत्म ना। अब उठाओ कोई ऑड, कौन सा, 8 के साथ हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू 8। ठीक, तो जीसीडी ऑफ ग्रेटर देन कितना 1, जीसीडी ऑफ 15, 8 इज इक्वल टू 1। तो अब आपसे कोई कहे ना, अच्छा एक और चीज निकाल लेते हैं, फाई ऑफ n कितना होगा। फाई ऑफ n का मतलब है फाई ऑफ 8, फाई ऑफ 8 मतलब 8 से छोटा, 8 के साथ को प्राइम, कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे, दिस इज इक्वल टू 4। तो कोई आपसे पूछे, ये बताइए 15 की पावर कितना, 5/8, ठीक, दैट इज, अर्थात या मॉडुलो n बराबर कितना 8 इज इक्वल टू 1, दैट इज, अर्थात 15 की 4 मॉडुलो 8 इज इक्वल टू 1। 15 की 4 में 8 से डिवाइड लगाओगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर हुआ, चेक करके देख सकते हो, 15 गुड़े 15 गुड़े 15 गुड़े 15 और लगाओ 8 से भाग, कुछ ना करो, हम तुमको बता रहे हैं, कैलकुलेटर निकालो और एक काम करो, 15 की 4 ये निकाल लो और उसमें से 1 घटा दो, जितना है उसमें से 8 से भाग लगा दो, पूरा 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब यही एक रिमाइंडर रहा होगा आपका। क्लियर हुआ, तुम ना करो, हम कर दे रहे हैं। कैलकुलेटर 15 पावर 4, 15 की घात 4 आएगा 50,625, हाँ है ना, 50,625 में से हम एक निकाल दे रहे हैं, तो आया 50,624। 50,624 में आप भाग लगा दो किससे, n बराबर कितना है 8 से, तो आ जाएगा 6,328, पूरा पूरा कट गया। तो अगर एक बढ़ा दोगे तो वही एक इसका रिमाइंडर रहा होगा। क्लियर हुआ, चलो हो जाए तो मिटाया जाए, हो गया सबका। घर पहुंचने का सीन क्या हो रहा है, पहुंच जा रहे हो सही सलामत टाइम पे। थ्योरम, थ्योरम, थ्योरम में सबसे पहले वैसे जनरल स्टेटमेंट है, ऑर्डर ऑफ एच के, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच इंटू ऑर्डर ऑफ के अपॉन ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। अब ये हो क्या रहा है अब बताएंगे, मेन स्टेटमेंट अब लिखेंगे। एच और के किसी दिए गए ग्रुप के सब ग्रुप है, और एच के एक सेट है। अभी हम एच के को सब ग्रुप नहीं कह रहे हैं, एच के एक सेट है, ठीक। अब ये सेट क्या हमेशा सब ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा, इसकी फिलहाल अभी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, ठीक। जैसे कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप, लिखना मत इसको, कैपिटल एच इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी, इसी तरह कैपिटल के इज अ सब ग्रुप ऑफ कैपिटल जी। तो आप जब एच के तैयार कर रहे हो ना, तो एच के का मतलब है कि आप के मेंबर पर लेफ्ट साइड से एच के मेंबर को क्या कर रहे हो, ऑपरेट करा रहे हो। तो एलिमेंट ऑफ द टाइप एच के सच दैट एच बिलोंग टू कैपिटल एच एंड के बिलोंग टू कैपिटल, ये आपका सेट आया। अब कोई आपसे पूछे कि इस सेट में टोटल कितने एलिमेंट आएंगे, व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, तो जवाब ये आता है, अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालनी है तो एच की कार्डिनलिटी को के की कार्डिनलिटी से मल्टीप्लाई करो, और जो रिजल्ट आए उसको एच इंटरसेक्शन के की कार्डिनलिटी से डिवाइड करो। एच सब ग्रुप है, के सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का इंटरसेक्शन भी क्या होता है, सब ग्रुप। तो एच की कार्डिनलिटी मल्टीप्लाइड बाई के की कार्डिनलिटी डिवाइडेड बाई द इंटरसेक्शन की कार्डिनलिटी। क्लियर हुआ, ये जो आएगा वही आपका होगा द ऑर्डर ऑफ सेट एच के। अब ये आपका सब ग्रुप बनाएगा नहीं बनाएगा, किस रिस्ट्रिक्शंस पर बनाएगा, वो सारी बातें बात। क्लियर हुआ।
स्टेटमेंट लिखना। अभी तुमको लग रहा होगा ना फर्मेट की लिटिल थ्योरम, इसके बाद बगल वाला जो अभी कोरोलरी कराए और आप जो करा रहे हैं कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। न्यूमेरिकल खुलेगा तो न्यूमेरिकल में दिखेगा आप इनके इस्तेमाल से सब ग्रुप कैसे डील कर रहे हो। स्टेटमेंट में लिखना, स्टेटमेंट लिखना, फॉर टू फाइनाइट सबग्रुप्स, फॉर टू फाइनाइट सबग्रुप्स, फाइनाइट सबग्रुप्स, for two finite subgroups capital H and capital K of a group, किसी ग्रुप के नहीं, दो फाइनाइट सबग्रुप के लिए, ग्रुप का ऑर्डर कुछ भी हो उससे मेरा लेना देना नहीं है। डिफाइन अ सेट, हम एक सेट को परिभाषित करते हैं, डिफाइन अ सेट, डिफाइन अ सेट एच के। तुम गौर करो खुद स्टेटमेंट में किस सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, सेट का, मतलब अभी गारंटी नहीं है कि ये सब ग्रुप होगा या नहीं होगा। डिफाइन अ सेट एच के विच इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप एच के such that H is the member of first subgroup H and K is the member of second subgroup। इस सेट को डिजाइन कीजिए। then the cardinality of new set HK is equal to cardinality of H into cardinality of K divided by cardinality of H intersection। नोट करो। हो गया, हो गया तुम लोगों का पीछे मिटाया जाए। सुनो, इसका प्रूफ देखना पड़ेगा, इसके प्रूफ में तुमको कुछ नई चीजें मिलेंगी। अपने पास है तो ना टाइम 40, ठीक हो जाएगा। लिखना, सबसे पहले एच के जैसे डिजाइन किया गया है वही बात कर रहे हैं, ठीक। प्रूफ, प्रूफ में लिखना एच के इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द टाइप एच इंटू के सच दैट एच बिलोंग टू कैपिटल एच एंड के बिलोंग टू कैपिटल के, ठीक। लेट, माना एच इंटरसेक्शन के। अच्छा ये बताओ, जब आप दोनों सबग्रुप एच और के का इंटरसेक्शन लोगे तो उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो एच के भी होंगे और के भी होंगे। तो हम मान लेते हैं कि इसके इंटरसेक्शन में जो लोग आते हैं वो टोटल n लोग हैं, x1 x2 अप टू सो ऑन xn। माना दोनों सबग्रुप का इंटरसेक्शन ये निकल करके आता है और इसके साथ हम मान रहे हैं एंड लेट, माना द ऑर्डर ऑफ h इज इक्वल टू r। जो आपका पहला सब ग्रुप है उसका ऑर्डर कितना है r, मतलब उसमें r मेंबर है। ऑर्डर ऑफ k इज इक्वल टू s। पहले सब ग्रुप में r मेंबर मान रहे हैं, दूसरे सब ग्रुप में s मेंबर मान रहे हैं, और दोनों के इंटरसेक्शन में कितने मान रहे हैं, n एलिमेंट मान रहे हैं। अब डिजाइन करो। नाउ इसका कोई एक मेंबर जनरल मेंबर उठा रहे हैं। नाउ एच के इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज, चलो हम एच को ब्रेक करते हैं। एच को ऐसा ब्रेक करेंगे कि उसमें जो इंटरसेक्शन में लोग आए हैं उनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कैसे, चालाकी सुनो, एच एक्स आई और एक्स आई इनवर्स के, सही लिखा या गलत लिखा? भाई आप यहां से एक्स आई चुनो, जो मर्जी वो चुनो। जैसे अगर आप H1 K1 बना रहे हो तो आप X1 को चुन लो, आप H2 K2 बना रहे हो आप X2 को चुन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप H1 K1 बना रहे हो तो आप X2 भी चुन सकते हो, क्योंकि एलिमेंट अपने ही इनवर्स के साथ अटैच किया जा रहा है। खप करके आइडेंटिटी वापस क्या बचेगा, HT। तो आप जनरल मेंबर XI चुन लो, कोई तकलीफ किसी को? ठीक, H XI और इंटू कितना हो गया, XI इनवर्स K। और ये बताओ HK किसका मेंबर है, स्मॉल h के किसका मेंबर है, कैपिटल h के। तो जो आपने बनाया है दिस कन्फर्मली बिलोंग टू h इंटू के, इस नए वाले सेट से बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा?
और किसके लिए बिलोंग करेगा, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन एन। आप इनमें से कुछ भी चुन लो, जब आप इस तरीके का मेंबर बनाओगे तो वो बाहर नहीं जाएगा, वो आपके बने हुए नए सेट h इंटू के में ही आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर हुआ, नोट करो पहली लाइन। लेकिन अपने को पता है जो HK में जाएगा, जो HK में जाएगा उसका पहला मेंबर कैपिटल H का होगा और दूसरा मेंबर कैपिटल A का होगा। तो यानी तय हो चुका है कि दिस इंप्लाइज दैट, या आल्सो ये जो आपका HXI है, HXI दिस इज कन्फर्मली मेंबर ऑफ कैपिटल H, एक बात। और दूसरी बात XI इनवर्स K जो आपका है ये किसका मेंबर होगा, बिलोंग टू कैपिटल K होगा। ठीक, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मुझको पता है ये जो XI है ये कैपिटल H का है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये कैपिटल K का है। क्योंकि ये आपने XI को कहां से चुना है, H इंटरसेक्शन K से। अपने को पता है H इज द सब ग्रुप, K इज द सब ग्रुप, देन देयर इंटरसेक्शन इज आल्सो अ सब ग्रुप। और अगर उनका इंटरसेक्शन सब ग्रुप है तो XI बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन, इट मींस XI इनवर्स आल्सो बिलोंग टू दिस इंटरसेक्शन। तो इसके पास जो भी होगा वो H का और K का दोनों का होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो यहां पर लिख देना एज XI बिलोंग टू कैपिटल H इंटरसेक्शन कैपिटल K, नोट कर लो। HK को लिखने के कितने तरीके हैं आपके पास, HK को लिखने के n तरीके। आप x1 का इस्तेमाल कर सकते हो, आप x2 का कर सकते हो, x3 का कर सकते हो। इंटरसेक्शन में जितने मेंबर हैं उतने ही तरीके h इंटू के को लिखने के आपके पास हैं। लिखना इसी बात को, लिखना 10। अतः हम ये देखते हैं कि 10 HK विच इज इक्वल टू, यही ऊपर वाली बात लिख रहे हैं, XI इनवर्स K बिलोंग टू HK फॉर ऑल I is equal to 1 2 so on n, लिखना। और that HK can be written लिखा जा सकता है, can be written in at least, कम से कम, in at least n different ways, at least n different ways, full stop। आप इसको कम से कम n डिफरेंट तरीके से तो लिख ही सकते हो, कम से कम। और भी तरीके हो सकते हैं आपके पास, नहीं हो सकते, कैसे बताओ। कहां, हाँ नहीं 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 नहीं, इसी की बात कर रहे हैं, यही एक एलिमेंट आपने चुना। इसको लिखने के n तरीके तो साफ सुथरे नजर हम करें, कम से कम n तरीके हैं, कम से कम, और भी हो सकते हैं। और बताओ, बस काम हो गया मेरा। आप ऐसा कर दो ना, H X J उसके बाद फिर XI, इनको एक साथ करो। दूसरी तरफ आप क्या करो ना, XI इनवर्स XJ इनवर्स K। अब जरा गौर करो क्या होगा, XI पास आएगा, XI इनवर्स खत्म हुआ, आइडेंटिटी का मतलब XJ इनवर्स के पास जाएगा, आइडेंटिटी बचा कितना है HK। अब गौर करो, आप I बराबर 1 चुनो, J बराबर 2 चुनो, तो ये वाली जगह भरी जा सकती है कितने तरीके से, n तरीके से। और बगल वाली भरी जा सकती है n तरीके से, और दोनों एक साथ भरी जा सकती है n गुणे n स्क्वायर तरीके से। याद आया कि नहीं याद आया। तो आपके पास कम से कम जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, n तरीके होंगे। अधिक से अधिक आपके पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्लियर हुआ। और दैट HK कैन बी रिटन इन एट लीस्ट n डिफरेंट वेज। ठीक, बी शो हम दिखाएंगे कि बी शो दीज आर द अब हम दिखाने क्या जा रहे हैं वो सुनो, दिखाने जा रहे हैं ना यही तरीके ही होंगे, और बाकी जो आपको दिख रहा है ना वो सब नजर का धोखा है और कुछ नहीं। जो अभी लिख करके दिखाया ना वो सब नजर का धोखा है, मेरे पास यही n तरीके होंगे जो आपने लिखे अभी भी। ठीक, बी
show these are the only n ways, these are the only n ways that hk can be expressed can be expressed as an element of hk, an element of hk. चलो hk को हम कोई पर्टिकुलर एलिमेंट मान लेते हैं, h1 इंटू k1, ये हम मान लेते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट। हो गया, मिटाया जाए। लिखना सपोज hk इज इक्वल टू सपोज hk इज इक्वल टू सपोज hk इज इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं, माना ये है h1 k1, h1 k1, ठीक। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से आपको k कितना मिलेगा, चूंकि h सब ग्रुप का मेंबर है, मतलब ग्रुप का मेंबर है, तो h इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, पूरे पर h इनवर्स को ऑपरेट करा दो, तो k इज इक्वल टू आपको मिलेगा h इनवर्स h1 और कितना k1, नोट करना। क्लियर हुआ। अब आप एक काम करो ना, इधर से आप k1 इनवर्स को ऑपरेट करा दो, किसको ऑपरेट करा दो, k1 इनवर्स को। तो सोचो ये कितना होगा, ये होगा k1 इनवर्स इज इक्वल टू h इनवर्स h1, ये मिलेगा। लिखना दिस इंप्लाइज दैट k1 इनवर्स को ऑपरेट कराओ तो k1 इनवर्स इज इक्वल टू h इनवर्स h1, ये निकल करके आया। लेकिन तुम मेरे को ये बताओ h किसका मेंबर है, h कैपिटल H का, और h इनवर्स फिर किसका होगा, कैपिटल H का। h1 किसका होगा, कैपिटल H का, हाँ या ना। तो ये मेंबर जो आपने लिखा दिस बिलोंग टू कैपिटल H, हाँ या ना। k किसका, कैपिटल K का, k1 किसका, कैपिटल K का, k1 इनवर्स किसका, कैपिटल K का। तो ये किस में बिलोंग किया, कैपिटल K, लेकिन दोनों बराबर है, तो दोनों किस में बिलोंग करेंगे, H इंटरसेक्शन K में। तो दिस बिलोंग टू H इंटरसेक्शन कैपिटल K, यानी दिस इंप्लाइज दैट। अच्छा फिर सुनना, आप ही ने तो माना है कि H इंटरसेक्शन K जो है वो है x1 x2 x3 सो ऑन xn, तो यानी ये जो आपने तैयार किया ना, ये किसी ना किसी xi के बराबर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। क्लियर हुआ। लिखना दिस इंप्लाइज दैट K, सॉरी पहले H वाले को लिख देते हैं, H इनवर्स H1 इज इक्वल टू xi एंड दूसरा कौन है, K1 इनवर्स इज इक्वल टू xi, किसके लिए, फॉर सम i इज इक्वल टू 1 2 अप टू सो ऑन n, ठीक। और दैट अथवा और दैट, यहां से भैया h1 निकाल लो जरा, तो h1 कितना होगा कोई बताएगा, h1 इज इक्वल टू h ऑपरेट करा दो तो कितना होगा hxi, और k1 कितना होगा आपके पास, k1 इज इक्वल टू, k1 बचाना है तो आप एक काम करो ना, k1 सुनो, k1 चाहिए तो k1 के लिए एक काम करो, इधर से आप k1 को पहले ऑपरेट कराओ। तो जब आप k1 को ऑपरेट कराओगे तो सोचो ये वाला k1 खत्म हो जाएगा, आपके पास बना कितना x1 k1, लेकिन मेरे को k1 चाहिए, तो xi इनवर्स से ऑपरेट करा दो, तो ये हो जाएगा xi इनवर्स, और यहां से कितना हो जाएगा k, लिखा जा सकता है कि नहीं, एंड 10, ठीक, एंड 10, और तब hk क्या था, hk ही तो आपने माना था h1 इंटू k1, चेक करो hk को क्या माने थे, h1 इंटू k1, तो hk इज इक्वल टू h1 k1 इज इक्वल टू, ये आपके पास आया h1 कितना है hxi,
तो ये हो गया एच एक्स आई, और आपके पास K1 कितना हो गया, एक्स आई इनवर्स के। यही तरीका आया आपका। आपने कहा एच के को चलो मान लेते हैं H1 K1, लेकिन उसके बावजूद भी टूटा वहीं पर एच एक्स आई इनवर्स। क्लियर हुआ, लिखना है इसके बाद, ठीक। हेंस, इसलिए हेंस ईच एच के कैन बी रिटन each hk can be written in exactly n different ways, इसलिए आप जितने भी hk को लिखने के लिए जाओगे वो आप एग्जैक्टली कितने तरीके से लिख सकते हो, n डिफरेंट वेज से लिख सकते हो। अच्छा, अब मेरे को ये बताना, आपने सब ग्रुप H का ऑर्डर कितना माना है, R। तो इसका मतलब H को चुनने के कितने तरीके, R तरीके। आपने सब ग्रुप K का ऑर्डर कितना माना है, तो उसके चुनने के कितने तरीके, S तरीके। फटाफट इसी बात को लिख के काम खत्म, प्रूफ हो गया, बस 4 लाइन और बची है प्रूफ। ऊपर का तो हम मिटा ही सकते हैं, ये मिटा दे, बस लिखना। सिंस स्मॉल h कैन बी चूजन इन R वेज, R तरीके से चुन सकते हैं, ठीक। स्मॉल k कैन बी चूजन इन, इसको कितने तरीके से चुन सकते हैं, S वेज, S तरीके से चुन सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एंड बी फाइंड HK, ठीक। बी फाइंड HK या सोल कर दो, ज्यादा सही रहेगा, सो इसलिए HK कैन बी चूजन इन, बोल भैया कितने तरीके से। पक्की बात है R इंटू SE, पक्की बात है R इंटू SE। ग्रुप का ऑर्डर कितना माने हो, ग्रुप का ऑर्डर कितना माने हो, चेक करो, ग्रुप का ऑर्डर कितना माने हो। हाँ H इंटरसेक्शन, हाँ H इंटरसेक्शन, हाँ उसी का ऑर्डर देख लो, H इंटरसेक्शन के का कितना माने हो, N माने हो। कुछ H के ऐसे भी तो आएंगे जो इंटरसेक्शन आज दोनों में हो रहे हैं, तो उनके लिए R इंटू एस सेम गिने जा रहे होंगे, तो कितने तरीके हुए, कॉमन वाले से डिवाइड लगा दिया जाता है, याद आया। तो आप एच को कितने तरीके से चुन सकते हैं, एच के कैन बी चूजन इन R इंटू एस डिवाइडेड बाई जो कॉमन होंगे, डिवाइडेड बाई एन। परम्यूटेशन का इस्तेमाल, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर याद आया। पहले को चुनने के R तरीके, दूसरे को चुनने के S तरीके, और दोनों में कॉमन होते थे, उसी से डिवाइड होता था, डिवाइडेड बाई n, ठीक। HK से ही कौन बना है, कैपिटल HK बना है, तो HK को चुनने के जितने तरीके हैं उतने ही कैपिटल HK में एलिमेंट आएंगे कि नहीं आएंगे, तो तय तो हो गया भैया। यानी दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्डर ऑफ HK इज इक्वल टू कितना, R S डिवाइडेड बाई N। R कौन है, ऑर्डर ऑफ H, S कौन है, ऑर्डर ऑफ K, और डिवाइडेड बाई N कौन है, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। प्रूफ हो गया आपका, समझ आई बात, ठीक। इतने पे डन कर दो इसको, इसी पे रोक देना भैया।